चलिए लास्ट 25 क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे लास्ट क्लास में। आज क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। राइट द IUPAC नेम। एक कंपाउंड दिया है और इसका IUPAC नेम आपको बताना है। IUPAC नेम इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे जो H2 है ना, ये H2 इस कार्बन के साथ CH2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ठीक है, यानी यहाँ एक बॉन्ड बना है। दूसरा अगर हम देखें तो एक यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप इसके क्लोज है। यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन यहाँ पर न लग करके मिस्टेक कहाँ है, देखिए मिस्टेक थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है। ये ब्रोमीन आप यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है ना, यहाँ से ब्रोमीन हटा दीजिए क्योंकि CH2 यहाँ है ना, ब्रोमीन इस पे है Br और Br, ठीक ना। यहाँ का ब्रोमीन आप हटा दीजिए क्योंकि ये जब ऑलरेडी CH2 है तो यहाँ ब्रोमीन नहीं हो सकता है, तो इस कार्बन पे ब्रोमीन नहीं है। अब नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, तो 1 2 फंक्शनल ग्रुप OH है, 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए छठे पर 2 ब्रोमीन है ना, तो हम लिखेंगे 6 डाइब्रोमो। फिर टोटल 7 कार्बन है तो हेप्ट, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसके बाद दूसरे पे OH है तो 2, फिर ऑल, ठीक है। इस प्रकार से जो है पहला विकल्प सही है, ये ध्यान देंगे। बस यहाँ पर ये जो ब्रोमीन दोनों इस कार्बन पे लगा, वो इस कार्बन, क्योंकि इस कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री है, इसी पे लगेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। हेटेरोलाइसिस ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड प्रोड्यूसेस। अगर हम कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का हेटेरोलाइसिस करें, विषम विदलन करें, तो क्या उत्पन्न होगा, ये हमें देखना है। हेटेरोलाइसिस ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के विषम विदलन। विषम विदलन का मतलब बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक आइटम पर जाएंगे, ठीक है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक आइटम पर जाएंगे। तो देखिए कार्बन क्लोरीन, ये कार्बन और ये क्लोरीन बॉन्ड की जब आप हेटेरोलाइसिस करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ले जाएंगे, तब अब क्या होगा, C+ और Cl-, तो एक कैटायन मिला और एक एनायन, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा, एक कैटायन और एक एनायन मिलेगा, तो विकल्प डी इसमें सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है। 28 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज द सेंट्रल कार्बन आइटम इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, सेंट्रल कार्बन आइटम इज निगेटिवली चार्ज। किस में सेंट्रल कार्बन आइटम पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो कार्बोनियम आयन होते हैं इसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। जो कार्बोकैटायन होते हैं इसमें भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। फ्री रेडिकल्स पर कार्बन पर कोई चार्ज नहीं होता है। जो कार्बेनायन होते हैं इसमें कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो विकल्प बी जो है कार्बेनायन में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगला 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो देखिए जो कार्बोकैटायन होते हैं, कार्बोकैटायन इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस बॉन्ड में है, एक इसमें है, एक इसमें, और एक धनावेश होता है। तो कार्बोकैटायन में जो है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, कार्बेनायन में 4 होते हैं, कार्बेनायन में
4 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 और 1 ये 4 होते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 पेयर में इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से। तो कार्बोकैटायन में ही 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 देखिए क्या है। Which of the following carbocation which of the following carbocation is the least stable? कौन सा कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल है? तो देखिए कार्बोकैटायन अगर हम देखें एल्किल कार्बोनियम आयन देखें तो टर्सरी की सबसे अधिक स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और फिर जो है मेथाइल कार्बोनियम आयन, ये सबसे कम स्टेबल होता है। तो सबसे कम, लीस्ट का मतलब सबसे कम, ठीक है। सबसे कम स्टेबिलिटी, तो टर्सरी सबसे ज्यादा होगा, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी एल्काइल उससे कम, मेथाइल कार्बोनियम आयन ये जो है सबसे कम स्टेबल होता है। अगला क्वेश्चन 31, रिएक्शन ऑफ टॉल्यूइन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। देखिए टॉल्यूइन की अभिक्रिया यदि क्लोरीन से कराते हैं, ये टॉल्यूइन इसकी अभिक्रिया यदि क्लोरीन के साथ कराते हैं FeCl3 की प्रेजेंस में, तो ये कैसा है? प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट। इसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है, तो इसको यहाँ और यहाँ ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करेंगे, हमें ऑर्थो और पैरा क्लोरोटॉल्यूइन प्राप्त होता है। ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉल्यूइन, ऑर्थो क्लोरोटॉल्यूइन और पैरा क्लोरोटॉल्यूइन। ठीक है, ऑर्थो क्लोरोटॉल्यूइन और ये क्या है? पैरा क्लोरोटॉल्यूइन। ठीक है, ऑर्थो और पैरा क्लोरोटॉल्यूइन हमें देता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यदि जो है हम क्लोरीन से की अभिक्रिया फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में टॉल्यूइन से करा रहे हैं, तो ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉल्यूइन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, विकल्प भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 देखिए। अच्छा, हमें लगता है कि हम लोगों ने अभी 31 ही 30 देखा है, 30 हाँ 31 देखा है। ठीक है, अब 32। 32 देखते हैं। 32 देखिए क्या है। विच वन गिव कैनिजारो रिएक्शन? देखिए कैनिजारो रिएक्शन, एल्डाल और कैनिजारो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में एल्डाल कंडेंसेशन या एल्डाल एडिशन रिएक्शन देते हैं, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कंसंट्रेट एल्कली की प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेट होकर के एल्कोहल देते हैं और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी में देखिए कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना। जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, जैसे ये COH, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके बगल वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, CH3 ठीक है। यहां पर देखिए कोई हाइड्रोजन इस कार्बन पर नहीं है, तो यही एल्डाल नहीं बल्कि कौन सा रिएक्शन देगा? कैनिजारो रिएक्शन देगा। नेक्स्ट जो है हाफ लाइफ, कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है, उसका हाफ लाइफ 5 दिन है, और यदि जो है 20 दिन बाद, हाफ लाइफ 5 दिन है, 20 दिन बाद उस रेडियो एक्टिव सैंपल का कितना अमाउंट बचेगा? ठीक है ना। डिकेड, द अमाउंट ऑफ सैंपल डिकेड, कितना
क्षय हुआ, कितना टूट गया ये देखना है। देखिए हाफ लाइफ 5 दिन है, मान लें हमने 100 ग्राम रेडियो आइसोटोप लिया, 5 दिन बाद ये कितना बचेगा, 50 टूट गया, ठीक है ना 50 टूट गया। अगले 5 दिन बाद ये फिर 50 का आधा टूट जाएगा, 25 बचेगा। अगले 5 दिन बाद इसका आधा 12.5 बचेगा। अगले 5 दिन बाद ये 6.25 बचेगा। तो बचा कितना, इतना। तो टूट कितना गया, टूट गया 93.75, ठीक है। 100 में से इतना बचा है, तो 100.00 माइनस 6.25, तो ये हो जाएगा 5 और ये 7 और यहाँ कितना बचेगा 3 और 9, 93.75% बचेगा। तो यहाँ देखिए आपके आंसर की में ये जो अमाउंट जो है ये बचा हुआ है, बचा है। और जो टूट गया, इन्होंने टूटा हुआ पूछा है, टूट गया, ठीक है ना। क्षयित, इसका क्षय हो गया, क्षयित मात्रा पूछा है, शायद आंसर की में बचा हुआ, तो सही विकल्प आपका क्षय कितने का हुआ 93.75, विकल्प ये सही कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन पर किसी प्रोजेक्टाइल पार्टिकल से बम्बार्ड किया गया है, कार्बन और एक प्रोटॉन बचा। तो यहां देखिए नीचे जो एटॉमिक नंबर है इनका योग क्या है 7, ठीक है, और यहाँ 7 है। इसका मतलब यहाँ जो पार्टिकल होगा उसका यह नंबर क्या होगा 0। इधर दोनों का योग इधर के दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। इधर 14 और 1 15 है, इधर 14 इधर 1, यानी चार्ज 0 मास 1, तो ये क्या होगा न्यूट्रॉन 0। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, मास 1, तो वह जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है मिसिंग वो न्यूट्रॉन होगा। क्वेश्चन 35 देखा जाए, द रिएक्शन ये यूरेनियम है, ध्यान देंगे, सी नहीं यूरेनियम। यूरेनियम 92-235 को न्यूट्रॉन से हिट किया तो बेरियम क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन मिला। ये न्यूक्लियर फिशन है, नाभिकीय विखंडन। यह अभिक्रिया कौन सा है, नाभिकीय विखंडन होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या है, अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय लॉस ऑफ मास। किसी नाभिकीय अभिक्रिया में इतने एटॉमिक मास यूनिट की द्रव्यमान क्षति है, एनर्जी कितनी निकलेगी। देखिए हम एनर्जी कैसे निकालते हैं, एनर्जी E इक्वल टू डेल्टा M यानी द्रव्यमान क्षति इंटू 931.5। तो द्रव्यमान क्षति कितने की है 0.01864 इंटू 931.5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 17.36 MeV आता है। तो विकल्प कौन सा है 17.36 MeV। अगला देखते हैं इसमें देखिए इसको इससे हिट करा रहे हैं तो ये बन रहा है और ये कोई पार्टिकल X बन रहा है। X क्या है देखिए नीचे अगर हम एटॉमिक नंबर का योग करें 7 2 9 और यहाँ 1 है, ठीक है ना, तो इधर भी 9 होना चाहिए, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 8। और मास नंबर 14 4 18, इधर 1 है तो ऊपर क्या हो जाएगा 17। 8 और 17 ऑक्सीजन का होता है, तो यहाँ विकल्प होगा 8 17। विकल्प डी सही है, ध्यान देंगे, ठीक है। शायद आपके उसमें आंसर की में बी दिया है, बी नहीं होगा, विकल्प डी सही होगा 8 और 17, ठीक है ना। नीचे का योग 1 और 8 9 होगा, इधर 7 2 9 होगा, ऊपर का योग और नीचे का योग बराबर होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन 38 देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। देखिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनका बहुत अधिक महत्व है हमारे बॉडी सिस्टम में, बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट
और इस संदर्भ में जो है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के विषय में दिया गया है, नीचे पूछा गया है कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए ये एंजाइम है और इसमें जिंक होता है, ये तो बात 100% सही है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए यह जो है एंजाइम होता है, इसमें जिंक होता है, करेक्ट है। साइनोकोबालामिन इस B12 एंड कंटेन्स कोबाल्ट, साइनोकोबालामिन ये जो है विटामिन B12 होता है, इसमें कोबाल्ट होता है, ये भी बात सही है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट है ब्लड का और इसमें आयरन होता है, ये भी बात सही है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, ये तो बात सही है प्लांट का, लेकिन इसमें मैग्नीशियम होता है और इन्होंने क्या दे रखा है, कैल्शियम, यही बात गलत है। जो गलत है वही सही विकल्प है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयरन इन Fe3K3Fe6, पोटेशियम का +3 ले लें, आयरन का X ले लें, साइनाइड का -6 इक्वल टू 0, X इक्वल टू क्या जाएगा +3। ठीक है, K3Fe6 में अच्छा हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3 होगा। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन देखिए कैसे निकालें, आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 3d 6 4s2, ये होता है 10 18 2 20 6 26, ये हो गया। लेकिन जब ये +3 स्टेट में आएगा, +3 स्टेट में, तो 2 यहाँ और 1 यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, अर्थात इसका ये 3d में कितने बचेंगे, 5 बचेंगे और 4s में 0 बचेगा, 4p में 0 है आगे। ठीक है ना। अब 5 बचे तो देखिए हमें जो है कितने कक्षक चाहिए, इनमें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 0 है और यहाँ 0 है। तो देखिए साइनाइड एंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये दोनों खाली हो जाएंगे। तो अंदर के दोनों D और बाहर के S और P ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा, D2sp3 विकल्प D इसमें सही है, D2sp3। ठीक है ना। K4Fe6 ये कैसा साल्ट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स साल्ट कहे। ठीक है ना। जो ऐसे एडिशन कंपाउंड जो वाटर में घोलने पर घटक आयनों में नहीं टूटते, उनको हम कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं, जो टूट जाते हैं उन्हें डबल साल्ट। तो ये घटक आयनों में नहीं टूटता, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 41, SCH2O। देखिए स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव अगर है, ठीक है, तो इसके 3d में 0, 4s में भी 0 होता है, 4p में 0 होता है। इसके अंदर के कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी पेयर्ड होते हैं। ठीक है, dd ट्रांजिशन इसमें d में 0 इलेक्ट्रॉन है तो dd ट्रांजिशन नहीं होगा, तो ये कलरलेस होगा और डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, क्योंकि इसके डी उपकोष में 0 इलेक्ट्रॉन है, dd ट्रांजिशन नहीं संभव है और अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है। जब 18 इलेक्ट्रॉन है तो सभी जोड़े में होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, तो डायामैग्नेटिक। रंगहीन होगा क्योंकि dd ट्रांजिशन संभव नहीं है, डायामैग्नेटिक होगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में है। अब देखते हैं क्वेश्चन 42 देखिए, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन रॉन्ग स्टेटमेंट है। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स इज फेवर्ड बाई,
जो मेटल हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ज़्यादातर वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसका कारण क्या है? इनके न्यूक्लियस का उच्च आवेश, एटम की स्मॉल साइज, बाहरी कोश में उचित एनर्जी के वैकेंट डी ऑर्बिटल, लार्ज साइज ऑफ एटम, यही गड़बड़ है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के लिए ये तो सही है, लेकिन गलत कथन इनका बड़ा साइज वाले नहीं बनाते, ये स्मॉल साइज वाले आइटम जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो विकल्प डी यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन 43 देखिए, K2Cr2O7 K2Cr4 में बदलता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज क्या होगा? यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ पे भी +6 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का हुआ? 0 का हुआ। ठीक है। अगला मोहर साल FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 6H2O, मोहर साल्ट। ठीक है, इसको हम डबल साल्ट भी कहते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट ये होता है। अगला क्वेश्चन 45 देखिए, पर मैग्नेट MnO4 आयन इन एसिडिक मीडियम इज। ठीक है, देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट या पर मैग्नेट आयन जो है एसिडिक मीडियम में Mn2+ में बदलता है, यहाँ +6 ऑक्सीडेशन है, स्टेट है +2 हो गया, अर्थात इसने कितना इलेक्ट्रॉन लिया जो है, सॉरी यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ +2 में तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन लिया है, अर्थात खुद रिड्यूस हो रहा है, तो यह स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो खुद रिड्यूस होते हैं वो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अगला सवाल देखिए, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। लैंथेनाइट संकुचन के कारण जिरकोनियम और हाफनियम का, ठीक है, जिरकोनियम और हाफनियम का अबाउट सेम रेडियस होता है, ये ध्यान देंगे। खूब इसको पढ़ाया है, खूब समझाया है, इसलिए बहुत यहाँ चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन 47 देखते हैं। 47 देखिए क्या है, नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड इज फॉर्म बाई। नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड हमने बताया है ऐसे कंपाउंड जो संयोजकता नियमों का पालन नहीं करते, वो नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। और इनमें जो है, जो एटम्स का संख्या होता है कंपाउंड में, सिंपल वैलेंसी रूल के अनुसार नहीं होता, सिंपल रेशियो में नहीं होता, बल्कि फ्रैक्शनल होता है। और ऐसा जो है किसी एक आइटम के कई ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाने के कारण होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल्स ही प्रदर्शित करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल प्रदर्शित करते हैं, इसलिए नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड का फॉर्मेशन भी ट्रांजिशन मेटल्स ही करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 48। देखिए, कैलोमल Hg2Cl2 की यदि अमोनिया से अभिक्रिया कराई जाए तो क्या बनेगा? HgNH2Cl बनता है, और इसमें देखिए विकल्प बी, ये जो है कैलोमल से अभिक्रिया कराने पर ये बनता है। ठीक है ना, ये कंपाउंड बनेगा, विकल्प बी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग impurities are present in maximum concentration in pig iron। देखिए, पिग आयरन और रॉट आयरन लोहे के दो व्यावसायिक कॉमर्शियल फॉर्म है, जिसमें पिग आयरन सबसे गंदा, सबसे अशुद्ध रूप होता है, और रॉट आयरन सबसे शुद्ध होता है। पिग आयरन को ढलवा लोहा और रॉट आयरन को पिटवा लोहा भी कहते हैं। इनमें कार्बन तो होता ही है, कार्बन के अलावा फास्फोरस, जो पिग आयरन है, जो सबसे गंदा फॉर्म है, इम्प्योर फॉर्म है आयरन का, उसमें कार्बन के बाद सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है, ये ध्यान देंगे। अगला जो है देखिए, अगला क्वेश्चन बोरैक्स का फार्मूला। बोरैक्स Na2B4O7 और 10H2O। देखिए, Na2B4 और Na2B4O5 OH और 8H2O, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, Na2B4
O7, ठीक है, 5 था, 2 ऑक्सीजन यहाँ इधर कर लिया तो यहाँ ट्वाइस 2 H2O बचा, 2 H2O इसके साथ मिल गया तो 10 H2O। ऐसा भी Na2B4O7 10 H2O या Na2 बाहर कर दें B4O5 OH4 और फिर 8 H2O, दोनों फार्मूले इसका पहला जो है सही है। और इसी के साथ हम लोगों ने आज के 25 सवाल का लक्ष्य खत्म किया। अब कल अगले 25 सवाल पे चर्चा होगी।